Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson Leaving the Valley by Jack London. Buck leads a happy life of a domesticated dog at a ranch in California. However, his life of comfort is soon turned upside down when he is stolen from home and sold to a life of brutal labor as a sled dog. ये स्टोरी है बक की. बक एक डॉग का नेम है जो कि एक पालतू कुत्ता था और कैलिफोर्निया में रहता था और वो बहुत हैप्पी लाइफ थी उसकी, बहुत खुश था. लेकिन जो उसकी हैप्पी लाइफ थी, कंफर्टेबल लाइफ थी, वो एकदम बदल जाती है जब उसे घर से चुरा लिया जाता है और एक एज अ ब्रूटल लेबर उसे अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती है. मीन्स बहुत उसे मेहनत का काम करना पड़ता है. स्लेड डॉग कहते हैं ऐसे डॉगी जिनकी पीठ पर सामान लादा जाता है. और set in the Yukon territory of northwest Canada during the 19th century Klondike gold rush, the novel narrates Buck's life of hardship and struggle for survival and ultimately his emergence as a leader in the wild. This extract from The Call of the Wild by Jack London describes his kidnapping by the Treacherous Garden Help Manual. और ये एक नावल है द कॉल ऑफ द वाइल्ड जो कि जैक लंडन ने लिखी है. उनके द्वारा लिखी गई नावल में से कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया है. इस नावल में 19th सेंचुरी में यूकोन टेरिटरी की बात कही गई है, क्लोंडाइक गोल्ड रश की, जिसमें बताया गया है कि बक कैसे उसने संघर्षों से, कष्टों को सहकर एक अपने आप को सरवाइव किया और एक लीडर के रूप में उभर कर वो आया. और इस एक्सट्रैक्ट में ये बताया गया है कि कैसे उसकी किडनैपिंग करी गई थी एक धोखेबाज गार्डनर था मैनुअल, उसके द्वारा. Now start the story. Buck did not read the newspapers or he would have known that trouble was brewing not just for himself but for every dog that was strong of muscle and with warm long hair from Puget Sound to San Diego. बक न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता था और ना ही उसे पता था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है. खाली उसके लिए नहीं, सारे डॉग्स के लिए जो कि जिनकी मसल स्ट्रॉन्ग थी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और जिनके लंबे लंबे बाल थे. पगेट साउंड से लेकर सैन डिएगो, ये दोनों टाउन्स के नेम है. मीन्स यहाँ से यहाँ तक जितने भी डॉग्स थे सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली थी. बिकॉज मैन ग्रोपिंग इन द आर्कटिक डार्कनेस हैड फाउंड अ येलो मेटल एंड बिकॉज स्टीमशिप एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज वर बूमिंग द फाइंड, थाउजेंड्स ऑफ मैन वर रशिंग इनटू द नॉर्थलैंड. क्योंकि मैन इंसान ने जो है नॉर्थलैंड में वहाँ पर येलो मेटल कहते हैं गोल्ड को, उन्हें गोल्ड मिला था वहाँ पर. और जो स्टीमशिप और ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज थी वो वहाँ पर हेल्प कर रही थी एंड उस जो उन्होंने खोजा था उस चीज़ में हेल्प कर रही थी. और हज़ारों लोग नॉर्थलैंड की तरफ, वहाँ की तरफ जा रहे थे. दीज मैन वांटेड डॉग्स एंड द डॉग्स दे वांटेड वर हैवी डॉग्स विद स्ट्रॉन्ग मसल्स बाय विच टू टॉयल एंड फरी कोट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्रोस्ट. और इन लोगों को डॉग्स की ज़रूरत थी और डॉग्स भी ऐसे जो कि हैवी हों, जिनकी मसल स्ट्रॉन्ग और जो मेहनत कर सके काफ़ी, और साथ में ऐसे जिनके लंबे लंबे गरम गरम बाल हो जिससे वो बहुत ज़्यादा ठंड से बचे रह सके. Buck lived at a big house in the sun-kissed Santa Clara Valley, Judge Miller's Place it was called. और अब इसमें बताया गया है कि बक कैसी लाइफ जीता था, कहाँ रहता था. तो बक एक सेंटा क्लैरा वैली में जो कि सन-किस्ड मीन्स यहाँ वहाँ धूप बहुत अच्छी आती थी, तो ऐसे सेंटा क्लैरा वैली में एक बहुत बड़े से घर में रहता था. जज मिलर्स प्लेस इट वॉज कॉल्ड, उस घर को जज मिलर्स प्लेस कहते थे. मीन्स वो जज मिलर का घर था. It stood back from the road, half hidden among the trees, through which glimpses could be caught of the wide, cool veranda that ran around its four sides. और ये रोड के पीछे था, बैक साइड पे था जो घर था, और आधा पेड़ से छुपा हुआ था. मीन्स उसके आगे पेड़ ही पेड़ थे, जिसमें से पेड़ों के पीछे से कुछ वेरांडा की मीन्स झलक दिखाई देती थी जो कि चारों तरफ था घर के. द हाउस वॉज अप्रोच्ड बाय ग्रेवल ड्राइव वेज विच वाउंड अबाउट थ्रू वाइड स्प्रेडिंग लॉन्स अंडर द बॉज ऑफ टॉल पॉपुलर्स. और जो घर था, घर जाने के लिए ग्रेवल ड्राइववेज, ग्रेवल कहते हैं पेबल्ड, मीन्स छोटे छोटे पत्थरों से वो पूरा रास्ता बनाया हुआ था, उसके थ्रू घर में जाया जाता था. जो कि वहाँ पर आसपास लॉन्स भी थे और लॉन्स में बड़े बड़े पॉपुलर एक ट्रीज होते हैं जो कि बहुत लंबे लंबे होते हैं और उनकी टहनियों से वो छाया देते थे. और ऐसी उसकी लोकेशन थी घर की. एट द बैक
थिंग्स वर ऑन एन इवन मोर स्पेशियस स्केल देन एट द फ्रंट। और घर का जो बैक साइड था वो फ्रंट से ज़्यादा स्पेशियस था, मीन्स ज़्यादा जगह थी वहाँ पर। देयर वर ग्रेट स्टेबल्स वेयर अ डजन ग्रूम्स एंड बॉयज हेल्ड फोर्थ रोज ऑफ वाइन क्लेड सर्वेंट्स कॉटेजेस एंड एंडलेस लाइन ऑफ आउट हाउसेज, लॉन्ग ग्रेप आर्बर्स, ग्रीन पास्चर्स, ऑर्चर्ड्स एंड बेरी पैचेस। और फिर वहाँ पर घर की जो बैक साइड थी वहाँ पर बड़े बड़े स्टेबल्स जहाँ हॉर्सेस रहते हैं, और डजन ग्रूम्स जो कि हॉर्सेस की केयर करते हैं, और बॉयज़ बहुत सारे लड़के रहते थे। रोज ऑफ वाइन क्लेड सर्वेंट्स कॉटेजेस, और जो वहाँ के नौकर चाकर थे उनके कॉटेजेस, उनकी झोपड़ियाँ थी। और साथ में एंड लाइन ऑफ आउट हाउसेस कहते हैं शेड टाइप हाउसेस बने होते हैं, और बहुत सारे आउट हाउस थे वहाँ पर। लॉन्ग ग्रेप आर्बर्स, बड़े बड़े ग्रेप के वहाँ पर कह दो वहाँ पर पेड़ थे। तो आर्बर्स कहते हैं शेडी प्लेस को, मीन्स जो पेड़ की छाया से जगह बनती है उसे आर्बर कहते हैं। तो मीन्स वहाँ इतने सारे पेड़ थे कि खूब अच्छी छाया होती थी। ग्रीन पेस्चर्स, हरे हरे मैदान थे। ऑर्चर्ड्स, बगीचे थे। एंड बेरी पैचेस, बेरी के बगीचे। देन देयर वॉज अ पंपिंग प्लांट फॉर द वेल एंड द बिग सीमेंट टैंक वेयर जज मिलर्स बॉयज टुक देयर मॉर्निंग प्लंज एंड केप्ट कूल इन द हॉट आफ्टरनून। और वहाँ पर एक पंपिंग प्लांट मीन्स वाटर सप्लाई के लिए प्लांट लगा हुआ था पूरा, जो कि वेल्स में सप्लाई होती थी, कुओं में सप्लाई होती थी। और एक बड़ा सा सीमेंट का टैंक था जहाँ पर जज मिलर के जो लड़के थे वो मॉर्निंग में डुबकी लगाते थे पानी में, और जो गर्मी की दोपहरी होती थी उसमें अपने आप को ठंडा रखते थे। एंड ओवर दिस ग्रेट डिमिस्न बैक रूल्ड बक, और इस पूरी बड़ी सी जगह पर बक का रूल था, मीन्स उसी का राज था। हेयर ही वॉज बॉर्न एंड हेयर ही हैड लिव्ड द 4 years ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पर ही उसका जन्म हुआ था और यहाँ पर ही उसने अपनी ज़िंदगी के 4 साल बिताए थे। इट वॉज ट्रू देयर वर अदर डॉग्स, देयर कुड नॉट बट बी अदर डॉग्स ऑन सो वास्ट अ प्लेस बट दे डिड नॉट काउंट। ये बात सच थी कि वहाँ पर और भी डॉग्स थे, और वहाँ पर बहुत सारे डॉगी थे, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं थी, मतलब जो इम्पोर्टेंस थी सिर्फ बक की थी। दे केम एंड वेंट, रिसाइडेड इन द कैनल्स और लिव्ड ऑब्सक्योरली इन द रिसेसेस ऑफ द हाउस आफ्टर द फैशन ऑफ टूट्स, द जापानीज पग और येसाबेल, द मैक्सिकन हेयरलेस स्ट्रेंज क्रिएचर्स दैट रेयरली पुट नोज आउट ऑफ डोर्स और सेट फुट टू ग्राउंड। अब इसमें बताया गया है कि वो आते थे और अपने कैनल्स कहते हैं डॉग हाउस को, कैनल्स में रहते थे, और ऑब्सक्योरली मीन्स हिडन, छुपे हुए। इन द रिसेसेस ऑफ द हाउस मीन्स घर के कॉर्नर में छुपे हुए रहते थे। और इसमें ये सारे डॉग्स के स्पीसीज के नाम है फैशन ऑफ टूट्स, जापानीज पग, येसाबेल, द मैक्सिकन हेयरलेस। ये सब घर के बाहर मीन्स दैट रेयरली पुट नोज आउट ऑफ डोर्स, मीन्स इनकी जो ये गेट के बाहर बहुत कम मतलब कदम रखते थे। ऑन द अदर हैंड देयर वर द फॉक्स टेरियर्स, अ स्कोर of them at least, who yelped fearful promises at Toots and Isabel, looking out of the windows at them and protected by a legion of housemaids armed with brooms and mops. और वहाँ पर साथ में फॉक्स टेरियर्स दूसरी प्रजाति के डॉग्स होते हैं, वो भी थे जो कि बहुत चिल्लाते थे टूट्स येसाबेल पर, और उन्हें प्रॉमिस, मतलब ये डॉग्स की लैंग्वेज में बताया हुआ है कि वो उन्हें प्रॉमिस करते थे और वो खिड़की के बाहर देखते थे। और उन्हें प्रोटेक्टेड बाय अ लीजन ऑफ हाउसमेट्स, मीन्स उन्हें बहुत सारे हाउसमेट्स जो हैं प्रोटेक्ट करते थे। आर्म्ड विद ब्रूम्स एंड मॉप्स, जिनके पास बहुत सारे झाड़ू मॉप्स वगैरह होते थे। बट बक वॉज नाइदर हाउस डॉग नॉर कैनल डॉग, लेकिन जो बक था वो ना तो घर का डॉग था और ना ही कैनल में रहने वाला डॉग था। द होल रिल्म वॉज हिज, क्योंकि पूरा जो एरिया था वो एक तरह से उसी का था। ही प्लंज्ड इनटू द स्विमिंग टैंक और वेंट हंटिंग विद द जज सन। ही एस्कॉर्टेड मॉली एंड एलिस, द जज डॉटर्स, ऑन लॉन्ग ट्विलाइट और अर्ली मॉर्निंग रैम्बल्स। ऑन विंटरी नाइट्स ही ले एट द जजेस फीट बिफोर द रोरिंग लाइब्रेरी फायर. He carried the judge's grandsons on his back or rolled them in the grass and guided their footsteps through wild adventures down to the fountain in the stable yard and even beyond, where the paddocks were and the berry patches.
वो जो जज के बेटे थे उनके साथ स्विमिंग टैंक में डुबकियां लगाता था और उनके साथ हंटिंग पर भी जाता था। और जो जज की बेटियां थी मॉली एंड एलिस, उनके साथ शाम को या कभी कभी सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह घूमने जाता था। ऑन विंट्री नाइट्स ही ले एट द जजेस फीट, और जो सर्दियों में रात को वो अंगीठी जलती थी और वहीं पर ही वो जज के पैरों में आके बैठ जाता था। ही कैरिड द जजेस ग्रैंडसन्स ऑन हिज बैक, और जज के जो पोते थे उन्हें अपने पीठ पर घुमाता था, उन्हें ग्रास में घुमाता था। एंड गार्डेड देयर फुटस्टेप, और उनका ध्यान रखता था कि वो मतलब कहीं इधर उधर ना जाएं। वेयर द पैडॉक्स वर, जहाँ पर पैडॉक्स कहते हैं जहाँ पर हॉर्सेस के लिए पूरा बाड़ा बनाया हुआ होता है, फेंस एरिया होता है और हॉर्स ग्रेस करते हैं, तो पैडॉक्स में, बेरी पैचेस में वो ना जाएं। Among the terriers he walked imperiously, and Toots and Jezebel he utterly ignored, for he was king over all creeping, crawling, flying things of Judge Miller's place, humans included। और टेरियर्स के बीच में वो बड़ी शान से राजाओं की तरह चलता था, और टूट्स और येसाबेल को तो वो इग्नोर करता था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का राजा था। वो सारे जितने भी वहाँ रेंगने वाले, क्रॉल करने वाले, फ्लाइंग थिंग्स, मतलब चाहे जितनी भी चीज़ें थी वहाँ, ह्यूमंस को भी मिलाकर वो वहाँ सबका राजा था। जज मिलर्स के प्लेस में मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो सबको हेड करता था, वो वहाँ पर सबका राजा था। हिज फादर एल्मो, अ ह्यूज सेंट बर्नार्ड, हैड बीन द जजेस इंसेपरेबल कंपेनियन, एंड बक was fair to follow in the way of his father. His father Elmo, a huge Saint Bernard, had been the judge's inseparable companion, and Buck was fair to follow in the way of his father. बक के जो फादर थे उनका नाम था एल्मो, जो कि बहुत बड़े सेंट बर्नर्ड एक डॉग की ब्रीड का नेम है, तो बहुत बड़े सेंट बर्नर्ड थे वो, और जज के वो बहुत अच्छे साथी था। वो जो डॉग थे उसके फादर, वो बहुत मतलब वो कभी अलग नहीं रहते थे। एंड बक वॉज फेयर टू फॉलो इन द वे ऑफ हिज फादर, और बक एक तरह से बिल्कुल अपने फादर के नक्शे कदम पर चल रहा था। ही वॉज नॉट सो लार्ज, ही वेड ओनली 140 पाउंड्स, फॉर हिज मदर शेप हैड बीन अ स्कॉच शेपर्ड डॉग, और वो इतना बड़ा नहीं था, उसका वेट 140 पाउंड्स था, क्योंकि उसकी जो मदर, जिनका नाम था शेप, वो एक स्कॉच शेपर्ड डॉग थी। स्कॉच शेपर्ड डॉग भी एक डॉग की ब्रीड का नेम है। Nevertheless, 140 pounds, to which was added the dignity that comes of good living and universal respect, enabled him to carry himself in right royal fashion। फिर भी 140 pounds जो उसका वेट था, उसकी वजह से उसकी शान बढ़ी हुई थी, उसकी अच्छी ज़िंदगी थी, और उसे एक सबसे रिस्पेक्ट मिलती थी, जो कि उसे एक रॉयल्टी देती थी, मीन्स एक राजाओं की उसकी ज़िंदगी थी, राजाओं जैसी। ड्यूरिंग द 4 years since his puppyhood, he had lived a life of a satisfied aristocrat। During the 4 years since his puppyhood, he had lived the life of a satisfied aristocrat. He had a fine pride in himself, was even a trifle egotistical, as country gentlemen sometimes become because of their insular situation। अपनी ज़िंदगी के 4 साल तक तो जब वो पपी था तो वो बहुत शानदार ज़िंदगी वो बिताता था, सेटिस्फाइड अरिस्टोक्रेट वो था। ही हैड अ फाइन प्राइड इन हिमसेल्फ, उसे अपने आप में गर्व भी था। वॉज इवन अ ट्राइफल इगोटिस्टिकल, मीन्स उसे अपनी इम्पोर्टेंस पता थी, जैसे कोई किसी देश का आदमी एक आइसोलेट, उसको एक बिल्कुल अलग पोजीशन मिल जाती है, बिल्कुल इसी तरह। बट ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ बाय नॉट बिकमिंग अ मेयर पैम्पर्ड हाउस डॉग, But he had saved himself by not becoming a mere pampered house dog. Hunting and such other outdoor delights had kept down the fat and hardened his muscles, and to him the love of water had been a tonic and a health preserver। लेकिन उसने अपने आप को एक बिल्कुल मतलब घर का डॉगी नहीं बना रखा था, उसने मतलब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा था। हंटिंग पर जाने से या बाहर और मज़े करने से उसने एक तरह से अपने फैट को कम कर रखा था, उसकी मसल्स हार्ड थी, और साथ में जो पानी के लिए उसका प्यार था वो एक तरह से उसके लिए एक टॉनिक का, एक दवाई का काम करता था, और उसकी तबीयत को बिल्कुल ठीक रखता था। And this was the life of Buck in the fall of 1897, when the Klondike strike dragged men from all world into the frozen north. But Buck did not read the newspapers, and he did not know that Manuel, one of Gardner's helpers, was an unreliable acquaintance।
और इस तरह की जो लाइफ थी बक की वो सिर्फ 1897 तक थी। और फिर उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं इसमें वो बताया गया है, कैसे उसे किडनैप करा जाता है। जब क्लोंडाइक स्ट्राइक मतलब क्लोंडाइक में जब वो गोल्ड मिलता है, येलो मेटल मिलता है, जिससे पूरी दुनिया के सारे लोग उस फ्रोज़न नॉर्थ मीन्स नॉर्थ की साइड, वहाँ पूरा जब वो पूरा जमा पड़ा था बर्फ़ से, तो वहाँ की उधर लोग जाते थे, उधर लोगों ने जाना शुरू करा। बट Buck did not read the newspapers and he did not know that Manuel, one of the gardener's helpers, was an unreliable acquaintance. लेकिन बग ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ता था और ना उसे पता था कि मैनुअल, जो कि एक गार्डनर का हेल्पर था, उसकी कोई अलग ही जान पहचान भी हो सकती है जो कि विश्वास करने योग्य नहीं थी। मैनुअल हैड वन बेसेटिंग सिन, और मैनुअल की एक बहुत गंदी आदत भी थी। ही लव टू प्ले चाइनीज़ लॉटरी, उसे चाइनीज़ लॉटरी खेलना बहुत पसंद था। बट टू प्ले रिक्वायर्ड मनी एंड द वेजेस ऑफ अ गार्डनर्स हेल्पर डिड नॉट कवर द नीड्स ऑफ अ वाइफ एंड न्यूमरस चिल्ड्रन। लेकिन अब चाइनीज़ लॉटरी खेलने के लिए पैसे बहुत लगते थे, लेकिन उसकी जो तनख्वाह थी वो इतनी नहीं थी कि वो उसके घर में बीवी बच्चों को भी पाल सके और चाइनीज़ लॉटरी भी खेल सके। द जज वॉज एट अ मीटिंग ऑफ द रेजिन ग्रोअर्स एसोसिएशन एंड द बॉयज़ वर बिजी ऑर्गेनाइजिंग एन एथलेटिक क्लब ऑन द नाइट ऑफ मैनुअल्स ट्रेचरी। नो वन सो हिम एंड बक गो ऑफ थ्रू द ऑर्चर्ड ऑन वॉट बक imagined was merely a stroll, and with the exception of a solitary man, no one saw them arrive at the little flag station known as College Park. This man talked with Manuel and money clinked between them. अब इसमें बताया गया है कि कैसे मैनुअल इस किडनैपिंग को करता है। द जज वॉज एट अ मीटिंग ऑफ द रेजिन ग्रोवर एसोसिएशन, जो जज था वो रेजिन ग्रोवर एसोसिएशन की मीटिंग थी कोई, उसमें बिजी था। एंड द बॉयज़ वर बिजी ऑर्गेनाइजिंग एन एथलेटिक क्लब ऑन द नाइट ऑफ मैनुअल्स ट्रेचरी। जिस रात मैनुअल उसे किडनैप करने वाला था उस रात, और जो उसके जज के लड़के थे वो कोई एथलेटिक क्लब को ऑर्गेनाइज करने में बिजी थे। No one saw him and Buck go off through the orchard on what Buck imagined was merely a stroll. अब किसी ने उसे देखा नहीं और बक बिल्कुल बगीचे में नॉर्मली ऐसी चहल मतलब एक तरह से घूमने फिरने के लिए बस ऐसे ही घूम रहा था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ अ सॉलिटरी मैन नो वन सो देम अराइव एट द लिटिल फ्लैग स्टेशन नोन एज कॉलेज पार्क। और अकेला समझकर किसी ने उसे नहीं देखा और वो एक छोटा सा फ्लैग स्टेशन कहते हैं ऐसे स्टेशन को जहाँ पर ट्रेन अपने आप नहीं रुकती है, उसे सिग्नल देकर रोका जाता है कोई फ्लैग वगैरह हिलाकर। तो एक छोटे से फ्लैग स्टेशन जिसका नाम था कॉलेज पार्क, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। दिस मैन टॉक्ड विद मैनुअल एंड मनी चिंक्ड बिटवीन देम। और वो जो आदमी था वो मैनुअल से बातचीत करता है और उनके बीच में कुछ पैसे का लेन देन होता है। मीन्स वो आदमी मैनुअल को कुछ पैसे देता है। यू माइट ट्रैप अप द गुड्स बिफोर यू डिलीवर देम, द स्ट्रेंजर सेड ग्रफली, एंड मैनुअल डबल्ड अ पीस ऑफ स्टाउट रॉप अराउंड बक्स नेक अंडर द कॉलर। और जो आदमी था वो मैनुअल से कहता है कि तुम जो है सामान को डिलीवर करने से पहले अच्छे से बांध देना, रैप कर देना। और मैनुअल जो है एक बड़ी मोटी सी रस्सी जो है बक के गले में बांध देता है। ट्विस्ट एंड यू विल चॉक देम प्लेंटी सेड मैनुअल एंड द स्ट्रेंजर ग्रंटेड इन एग्रीमेंट। और वो कहता है इसे और घुमाओ और जितना तुम घुमाओगे उतनी ये टाइट होती रहेगी। और मैनुअल जो है मैनुअल उसे कहता है और स्ट्रेंजर जो है हामी भरता है उससे। बक हैड एक्सेप्टेड द रोप विद क्वाइट डिग्निटी। टू बी श्योर इट वॉज एन अनवेंटेड थिंग बट ही हैड लर्न टू ट्रस्ट द मैन he knew and gave them credit for a wisdom that was beyond his own. बक चुपचाप वो रस्सी को बंधवा लेता है, वो कुछ नहीं करता। टू बी श्योर इट वॉज एन अनवांटेड थिंग बट ही हैड लर्न टू ट्रस्ट द मैन ही न्यू। अब उसके लिए उसे अजीब लग रहा था, लेकिन उसने सीखा था कि जिस इंसान को वो जानता है उसे उस पर विश्वास करना चाहिए। डॉग्स की ये फितरत होती है। एंड गिव देम क्रेडिट फॉर अ विजडम दैट वॉज बियॉन्ड हिज ओन। और उसे मतलब मीन्स डॉगी को जो इंसान है उनकी बुद्धियों पर, उनकी इंटेलिजेंस पर विश्वास रखना चाहिए। बट व्हेन द एंड्स ऑफ The rope were placed in the stranger's hand, he growled menacingly. लेकिन जैसे ही वो रस्सी उस स्ट्रेंजर के हाथ में आती है वो एकदम बहुत खतरनाक तरीके से घुर्राता है। He had merely shown his displeasure in his pride, believing that to show his displeasure was enough. But to his surprise, the rope tightened around his neck, shutting off his breath. In quick rage, he sprang at the man who met him halfway, grappled him close by the throat, and with a deft twist threw him over on his back.
He had merely shown his displeasure in his pride, believing that to show his displeasure was enough. अब उसने अपनी नाराज़गी दिखाई बक ने कि उसने सोचा कि खाली नाराज़गी दिखाने काफ़ी होगा. बट टू हिज सरप्राइज द रोप टाइटनड अराउंड हिज नेक शटिंग ऑफ हिज ब्रीथ. लेकिन जो उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी वो इतनी टाइट बंधी हुई थी कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. इन क्विक रेज ही स्प्रैंग एट द मैन हु मेट हिम हाफ वे, ग्रैपल्ड हिम क्लोज बाय द थ्रोट एंड विद अ डेफ्ट ट्विस्ट थ्रू हिम ओवर ऑन हिज बैक. और एकदम वो गुस्से में वो एकदम उस आदमी के ऊपर उछल के पड़ता है जो कि उसे रास्ते में मिला था और उसे गले से एकदम पकड़ लेता है और वो पीछे को गिर जाता है. देन द रोप टाइटन्ड मर्सीलेसली वाइल बक स्ट्रगल्ड इन अ फ्यूरी, हिज टंग लॉलिंग आउट ऑफ हिज माउथ एंड हिज ग्रेट चेस्ट पेंटिंग फ्यूटिली. लेकिन जो रोप थी, जो रस्सी थी उसके गले में इतनी बुरी तरीके से बंधी हुई थी, इतनी टाइट बंधी हुई थी कि बक को जो है वो गुस्से में बहुत ज़्यादा वो संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था. उसकी जो टंग थी वो उसे सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी, वो उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी, बाहर लटक रही थी और वो बुरी तरह हाफ रहा था. नेवर इन ऑल हिज लाइफ हैड ही बीन सो वाइल्डली ट्रीटेड एंड नेवर इन ऑल हिज लाइफ हैड बीन सो एंग्री. उसने कभी अपनी ज़िंदगी में उसके साथ कभी इतना बुरा बर्ताव नहीं हुआ था और कभी भी उसने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं किया था. बट हिज स्ट्रेंथ एब्ड, his eyes glazed and he knew nothing when the train was flagged and the two men threw him into the baggage car. लेकिन जो उसकी सारी शक्ति थी वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई थी. उसकी आंखें एकदम चमक रही थी, मीन्स उसकी आंखों में पानी था. एंड ही न्यू नथिंग, उसे कुछ नहीं पता था जब ट्रेन को जो है फ्लैग्ड मीन्स सिग्नल देके रोका गया और दो आदमी उठाकर उसे मालगाड़ी में डाल देते हैं. I hope you understand this lesson and please don't forget to like, share and subscribe the channel. Okay, thank you. Bye bye.